हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और जैसे आप सब जानते हैं दोस्तों, उत्तराखंड लेक्चर केमिस्ट्री के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और उसी सीरीज में हम पढ़ रहे थे। आपके एस ब्लॉक डिस्कस कर रहे थे हम, जिसके अंदर हम एल्कली जो मेटल्स हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर जो है हम एल्कली अर्थ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम आज कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ के साथ फिर नए पी ब्लॉक जो है वो कल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप टू एलिमेंट्स की। जैसे कि मैंने बात की, हम एल्कली अर्थ अर्थ मेटल्स के नाम से इनको जाना जाता है। मृदा क्षार धातु के नाम से हिंदी में इसको जाना जाता है और जो फर्स्ट ग्रुप है उसको क्षार धातुएं कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। द एलिमेंट्स form a well graded series of highly reactive metals but less than group 1. ओके, सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स यहाँ पर पाए जाते हैं लेकिन ग्रुप 1 से ऑब्वियसली कम रिएक्टिव होते हैं। दे आर टिपिकली डाइवेलेंट होते हैं, जनरली फॉर्म कलरलेस आयनिक कंपाउंड्स। और ये आपके नॉर्मली आपके कलरलेस कंपाउंड फाउंड बनाते हैं जो कि आयनिक होते हैं। ओके, द ऑक्साइड आर हाइड्रो ऑक्साइड सॉरी ऑक्साइड एंड hydroxide are less basic than those of group 1. Hence, their oxosalts, that is carbonates, sulfates, nitrates, are less stable to heat. तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं इस ग्रुप के बारे में। देखते हैं, अब एक एक चीजें हम अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो उसके अंदर क्या होता है। ऑल ग्रुप टू एलिमेंट्स हैव एस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर सेल, तो ये हम जानते हैं। और इनके जो आउटर सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे कि आपका ये एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक है वो भी बताई थी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये याद करने की ट्रिक थी। और ये कुछ इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2। फिर ये इसी तरीके से ये सारे लिखे जाते हैं, ठीक है। और इनको हम शॉर्ट में लिखते हैं इस तरीके से, है ना। जो निकटवर्ती आपका नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसके बाद जो है हम उसको लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर नोबल गैस एच ही है, उसके बाद दो दो एलिमेंट, दो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो 2s2। यहाँ पर नियोन जो है सबसे निकटवर्ती जो है नोबल गैस है, उसके बाद 3s2 है। तो ये इस तरीके से हम शॉर्ट में इसको लिखते हैं और इस तरीके से याद करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिकली ये आपको याद रखना है। जैसे विशेषकर जैसे आपके 3D जो सीरीज होगी उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनको याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है कि ऑर्गन 18 के बाद वो इस तरीके से लिखे जाते हैं कि 4s में आपका 2 एलिमेंट्स जाएंगे और उसके बाद जितने एलिमेंट चाहते हैं वो 3D के अंदर जाते हैं। तो इस तरीके से याद करने में बहुत आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने देखा आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सभी जो है आपके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये डाइवेलेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ग्रुप टू एटम्स आर लार्ज but smaller than the corresponding group 1 atoms, as the extra charge of the nucleus draws the orbital electrons inside. तो फ्रेंड्स, ये अब काफी लार्ज होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उतने बड़े नहीं होते हैं जितने कि ग्रुप 1 के एटम होते हैं। क्योंकि आपके दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो भी दो एक्स्ट्रा ही होंगे और इसके कारण से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा होगा, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन्स को इनसाइड की तरफ जो है आपका अट्रैक्ट करेंगे। इस वजह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाएगी इन कंपेयर टू ग्रुप 1। सिमिलरली द आयंस आर लार्ज बट स्मॉलर देन दोज ऑफ ग्रुप 1। तो लार्ज तो हैं लेकिन अगेन ग्रुप 1 से जो है थोड़ा छोटे ही रहेंगे। दीज एलिमेंट्स हैव हाइयर डेंसिटी देन ग्रुप 1 मेटल्स। तो ग्रुप 1 मेटल से जो है डेंसिटी थोड़ा हाई ही रहेगी। और उसका कारण वही है कि इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है इसमें थोड़ा ज्यादा ही रहेगा ग्रुप 1 से इन कंपेयर टू। ओके, यह है आपका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई।
इसका जो कुछ पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं कि ऊपर डाउन द ग्रुप जाने पर जो है एटॉमिक जो मेटेलिक रेडियाई है उसके अंदर इंक्रीज है, आयनिक रेडियाई है उसके अंदर भी इंक्रीज है, और डेंसिटी के अंदर भी इंक्रीज है। तो डाउन द ग्रुप आपके ये लगातार बढ़ती चली जाती है, क्योंकि साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज होता है बहुत तेजी से। ठीक है, तो इसीलिए इसके अंदर भी चेंज आता है और ये बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम आयनन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर क्या क्या पैटर्न होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर बेरिलियम 2 पॉजिटिव इज हाई एंड इट्स कंपाउंड आर टिपिकली कोवेलेंट। तो जो आपके बेरिलियम जो है सबसे पहला एलिमेंट है, वो उसके जो एलिमेंट होते हैं वो आपके कोवेलेंट होते हैं, और इसके लिए जो एंथैल्पी होती है वो हाई होती है, सिंस द एटम आर स्मॉलर देन दोज ऑफ इन ग्रुप वन। तो ग्रुप वन के बाकी एटम्स के मुकाबले दोस्तों ये काफी छोटा होता है बेरिलियम, इस वजह से इसका जो आपके एंथैल्पी होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है निकालना सबसे टफ होगा इसके अंदर, क्योंकि छोटा साइज होने के कारण से इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड होंगे। द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड, सो एनर्जी नीड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द इज ग्रेटर देन दोज ऑफ ग्रुप वन। तो ऑब्वियसली ग्रुप वन से थोड़ा इसमें ज्यादा ही होगा, क्योंकि अगेन मैंने बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ऑब्वियसली जो आपके ग्रुप वन के एटम है उनसे थोड़ा ज्यादा ही होता है, और इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। एंड द एनर्जी नीडेड टू रिमूव अ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज नियरली डबल दैट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। और दूसरे जो द्वितीय आपकी आयनन ऊर्जा होगी, यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो ऑलमोस्ट डबल होगी। और डबल होने का रीजन वही है कि आपके पास जैसे ये आप देख सकते हैं, अगर हम इसको आंकड़े वाइज देखें, ऊपर से नीचे तक जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये दिखने को मिलेगा, लगातार ये नीचे डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जो फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है इनके बीच में ऑलमोस्ट डबल का गैप है ना, डबल हो जाती है, और थर्ड में और ज्यादा ये बढ़ जाती है। तो कारण वही है, 2s के अंदर सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया जब, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें शेष रह जाता है, और जो बाकी का बचा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन है उसको जो है न्यूक्लियस बहुत ज्यादा टाइटली क्या करेगा, हेल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, उसको जाने नहीं देगा। इस वजह से उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, यानी कि जब 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा उसको निकालना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। इस वजह से जो द्वितीय आनयन ऊर्जा है उसका मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब एक ये भी निकल जाएगा, उसके बाद जो प्रीवियस वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको निकालना और ज्यादा टफ होगा, तो इसलिए उसकी इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो उसका मान जो है वो ज़्यादा ही होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना आपके सॉरी जो ग्रुप वन के एटम है उनसे थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ग्रुप वन के एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स है 2s आउटर मोस्ट में, और वो निकालना ज़्यादा आसान होगा बजाय किसके, आपके इसमें, क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, द हाइड्रेशन एंथैल्पी of the group 2 ions are 4 and 5 times greater than group 1 ions। तो ये भी आपका ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना बढ़ जाती है ग्रुप 1 एटम से। दिस इज largely due to the their small sizes and increased charge, and delta H hydration decrease down the group as the size of ions increase। तो change in the hydration enthalpy that is known as delta H, वो आपके डाउन द ग्रुप लगातार इंक्रीज होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि साइज ऑफ आयंस जो है नीचे की तरफ जाने में इंक्रीज होगा, और इस कारण से जो आपका हाइड्रेशन यानी कि वाटर के जुड़ने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए आप, द क्रिस्टलाइन लाइन कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2 कंटेन्स मोर वाटर क्रिस्टलाइजेशन देन द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप 1 एटम। तो इसके अंदर वाटर का जो क्रिस्टलाइजेशन है वो ज्यादा है इन करस्पॉन्डेंट टू ग्रुप 1 एटम। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे NaCl KCl आर एनहाइड्रस, जो ग्रुप 1 के एटम हैं दोनों ही, ये आपके एनहाइड्रस हैं। लेकिन वही हम ग्रुप 2 में आते हैं तो यहाँ पर देखिए MgCl2 6H2O के साथ आता है, आपका CaCl2 8H2O के साथ आता है, SrCl2 6H2O के साथ जुड़ता है, BaCl2 2H2O के साथ जुड़ता है। इस तरीके से ये ऑल हैव वाटर ऑफ देयर क्रिस्टलाइजेशन होता है।
यानी कि हम सेकंड ग्रुप के अंदर आसानी से देख सकते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी आसानी से वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ग्रुप फर्स्ट। और यहाँ पर देखिए आपकी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, यहाँ मैग्नीशियम से और आपका बेरियम तक, तो जो वाटर की जुड़ने का जो क्रम है वो गिरता जा रहा है। यहाँ पर सिक्स थे, यहाँ पर एट थे, यहाँ पर ऑलमोस्ट सिक्स आ गए, फिर टू आ गए। थोड़ा डिक्रीज इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिक्रीज एज द आयंस बिकम लार्जर। तो आयंस के साइज के हिसाब से ये डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। जो हमने अभी अभी ऊपर बात की थी कि जो डेल्टा एच हाइड्रेशन है वो डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप एज साइज ऑफ आयंस इंक्रीजेस। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये जो आयंस है इसका साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, तो वैसे वैसे आपके ये H2O, नंबर ऑफ H2O की संख्या भी गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं, ये आयन साइज है, नीचे को जाएं तो ये बढ़ता चला जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये इसके अंदर भी ये डिक्रीज देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए ये लगभग 2494 था और यहाँ आते आते 1305 हो गया। इस तरीके से जो डेल्टा एच हाइड्रेशन है किलोजूल पर मोल में इसको मापते हैं, इसके अंदर भी एक डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे इस अब फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुप टू मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट इन कलर। तो सिल्वरी व्हाइट है कलर में। दे हैव टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में विच में पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर इनके अंदर जो है ये कलर जो है सिल्वरी मेटल्स है, और यहाँ पर हम जानते हैं कि डाइवेलेंट होते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स इनके आपके मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सो कंपेयर्ड विद द वन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप वन मेटल्स, consequently the group 2 metals are harder and have much higher melting point and boiling point। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स की आपके बॉन्डिंग में मेटलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन से इसका ये जो थोड़ा मेटल क्या हो जाएंगे ग्रुप टू के थोड़ा हार्डर हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू ग्रुप वन। एंड सेकंड इनका जो एमपी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा हायर हो जाएगा ग्रुप वन मेटल्स के कंपैरिजन। द ग्रुप वन एलिमेंट्स बट मेटल्स आर रिलेटिवली सॉफ्ट। लेकिन आपके ये जो ग्रुप वन एलिमेंट्स हैं ये रिलेटिवली सॉफ्ट हैं इनसे। मैंने अभी अभी बताया ना कि हार्डर हो जाते हैं, तो बस वही चीज वो कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए ये कुछ कंपैरिजन हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम देखें मेल्टिंग पॉइंट को, तो लगातार जब हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में डिक्रीज देखने को मिल रहा है ना। और इसका कारण क्या है यहाँ पर, क्योंकि साइज ऑफ एटम जो है नीचे की तरफ जो है वो बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली जो भारी इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जब न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो खत्म थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसलिए वो उसको निकालना आसान हो जाएगा। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर जो है डाउन द ग्रुप जो है इसके अंदर मेटलिक जो बॉन्डिंग है वो वीक होती है, इस वजह से डिक्रीज हो रहा है। ऐसी बॉइलिंग जो पॉइंट है उसके अंदर भी डिक्रीज देखने को मिलता है। और इन कंपैरिजन तो ग्रुप वन के अंदर देखें तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो की वैल्यू वो भी यहाँ पर नीचे की तरफ गिर रहा है, यहाँ पर भी गिर रहा है, लेकिन जो वैल्यूज हैं वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू आपके ग्रुप वन और ग्रुप टू में आप कंपेयर करें। तो यहाँ पर देखिए मेल्टिंग पॉइंट 1287 और यहाँ पर 181 है। तो इस तरीके से ये इतना बड़ा जो अंतर है वो देखने को इसीलिए मिला है क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पर वहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कुछ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की। नेक्स्ट देखें केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें हैं। रासायनिक गुण। द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स आर हायर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स की जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा ही होती है, ठीक है। तो ये हमने अभी अभी पहले बात की, वही बात वो कह रहा है। एज द वेपोराइजेशन एंथैल्पी द metals are hence electropositive with high chemical reactivity and standard electrode potential. The reactivity is however lower than the alkali metals
एंड इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो बेसिकली यहाँ पर डाइवेलेंट होने के कारण इनकी रिएक्टिविटी हाई तो होती है और स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू भी आपकी ज्यादा ही होती है, लेकिन उसके उस लेकिन इन सब के होते हुए भी वो आपका कम ही होगी देन द एल्कली मेटल्स, क्योंकि आपके एल्कली मेटल्स तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ये आपके इंक्रीज होता चला जाएगा ग्रुप टू के अंदर, यानी कि जो सबसे ऊपर के एलिमेंट होंगे वो सबसे लोअर रिएक्टिव होंगे इस पूरे ग्रुप के अंदर, और सबसे जो नीचे होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स आर लिस्टेड बिलो इन द टेबल। तो इनकी जो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन शो करते हैं ग्रुप टू के मेटल्स वो देख लेते हैं हम। कुछ रिएक्शंस मैंने यहाँ पर टेबल बना रखी है, तो देखिए इसको। यहाँ पर ये मेटल है, जब वो वाटर से रिएक्ट करती है तो ये मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ के साथ हाइड्रोजन रिलीज होता है। विद बेरिलियम प्रोबेबली रिएक्ट्स विद स्टीम, मैग्नीशियम विद हॉट वाटर एंड कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम भी रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो ये कुछ अंतर है कि जो बेरिलियम है ये तो आपके स्टीम से ही रिएक्ट कर जाता है, मैग्नीशियम जहाँ हॉट वाटर में रिएक्ट करता है, और ये जो तीनों के एलिमेंट हैं नीचे वाले कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, दी दीज थ्री एलिमेंट्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो ये इसके कुछ खासियत हो गई। नेक्स्ट आपके पास हम जब देखें मेटल की आपका एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये मेटल का क्लोराइड बन रहा है। इसका मतलब मेटल की जब हम रिएक्शन कराएंगे एक एसिड के साथ तो ये मेटल के हैलाइड बनाएंगे, एंड साथ के साथ ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट होगी। सो लिबरेटेड हाइड्रोजन। अगेन यहाँ पर देखिए बेरिलियम जो है वो आपके एक एम्फोटेरिक इन द नेचर होता है, ये याद रखना। एम्फोटेरिक इन द नेचर यानी कि आपका एसिड व बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम इसको एसिड से तो रिएक्ट करवा दिया, बेस से अगर रिएक्ट करवाएं NaH से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर ये आपके सोडियम का क्या बनेगा, ये टेट्रा हाइड्रोक्साइड बेरिलेट बनेगा, ठीक है। सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड बेरिलेट, और साथ के साथ हाइड्रोजन रिलीज होगी, ये क्योंकि बी एम्फोटेरिक होता है इन नेचर। उसके बाद हम देखें मेटल एम। मेटल में यहाँ पर जब भी एम लिखा है इसका मतलब कि पूरे के पूरे ग्रुप टू के मेटल्स की बात हो रही है। तो उनका अगर हम ऑक्सीजन से डाइऑक्सीजन से आपका रिएक्ट कराते हैं एक्सेस ऑक्सीजन, तो ये आपका MO टाइप के कंपाउंड बनते हैं, है ना, यानी कि मेटल के ऑक्साइड बन देंगे। नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय ऑल ग्रुप मेंबर्स विद एक्सेस ऑक्सीजन। तो एक्सेस ऑक्सीजन की सम स्थिति में जो है वो ऑक्साइड फॉर्म होगा। यहाँ पर हम बेरियम की बात करें ऑक्सीजन से तो ये BaO2 बनेगा। इसका मतलब बेरियम क्योंकि एक हायर सबसे देखिए नीचे जाने पर ये नीचे आपको एलिमेंट मिलेगा, इसका मतलब ये हायर एलिमेंट है, और इसके जो हायर एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ परऑक्साइड फॉर्म करेंगे। ओके, सो Ba ऑल्सो फॉर्म परऑक्साइड, ये बात याद रखना। फिर आपके पास मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपके मेटल के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। द आयनिक salt like hydride form at higher temperature by calcium strontium and barium। ओके, तो ये कुछ बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के बाद M3N2 ये है रिएक्ट करता है, जबकि आपके ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं वो क्या बना रहे थे, वो M3N टाइप के कंपाउंड बना रहे थे, जैसे हमने Li3N में देखा था। लेकिन ये बना रहे हैं M3N2 टाइप के कंपाउंड, यानी कि डाई जो है नाइट्राइड्स बना रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास हेलोजेंस में आपके फ्लोरीन से करेंगे तो फ्लोराइड बनाएगा, क्लोरीन से करेंगे तो क्लोराइड बनाएगा, ब्रोमीन से करेगा तो ब्रोमाइड, एंड आपके आयोडीन से करेगा तो आयोडाइड। तो इस ये सारे ही आपके जो हेलोजेंस है उनसे रिएक्ट करके उनके हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, मेटल हेलोजन हाइड्राइड बनते हैं। साथ के साथ अगर हम अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो ये एमाइड फॉर्म कराता है, साथ के साथ आपके हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, सो ऑल मेटल्स फॉर्म एमाइड एट हाई टेम्परेचर, जितने भी हाई टेम्परेचर है उस पर ये एमाइड को बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, अब इसको अलग से भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। All the elements magnesium, calcium, strontium, barium all reacts with hydrogen to form hydride MH2, that is metal hydride.
बेरिलियम हाइड्राइड इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एंड लेस स्टेबल देन अदर्स। तो बेसिकली ये सारे के सारे जितने भी अभी हमने ऊपर बात की कि ऑब्वियसली ग्रुप टू के मेटल्स हैं, ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से और मेटल के हाइड्राइड बना लेते हैं, लेकिन इनमें जो बेरिलियम होता है, क्योंकि इसका तो अनयूजुअल ही बिहेवियर होता है पूरे ग्रुप के अंदर, तो इसीलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको बनाना, और इसका जो हाइड्राइड बनेगा वो लेस स्टेबल बनेगा, ठीक है। बाकी कैल्शियम वगैरह का और मैग्नीशियम इनका आसानी से बन जाएगा। तो कैल्शियम का आपका हाइड्रोजन से रिएक्ट करने पर ये CaH2 बन गया, यानी कि कैल्शियम का हाइड्राइड बन गया। और ये अगेन जो ये जो बेरिलियम है उसका भी जो हाइड्राइड है वो फॉर्म होता है, लेकिन वो लेस स्टेबल होता है। जब उसका आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, तब ये आपके 2BH2 LiCl और AlCl3 के अंदर चेंज होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो BeH2 है ये डाइमर की फॉर्म में अब आ चुका है। तो इसमें ये क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए यहाँ पर इसकी LiAlH4 से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। इसका जो हाइड्राइड है आपने देखा होगा, जो BeH2 है, मैंने पहले भी बताया था आपको, वो सिंगल नहीं रह सकता है, वो हमेशा क्या रहेगा, एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी हम आगे देखेंगे कैसे होता है। द hydride are all reducing agents are hydrolyzed by water and dilute acid with the evolution of hydrogen। तो जो ये हाइड्राइड बनेंगे, जैसे आपका कैल्शियम का हाइड्राइड बना, तो ये ऑल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और वाटर से के साथ जो है हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। यहाँ पर वाटर के साथ जब रिएक्शन करा तो आप देख सकते हैं कि कैल्शियम का जो है हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, these are ionic, contain the hydride of H negative beryllium, and magnesium hydride are covalent and polymeric। तो बेसिकली ऊपर के जो डाउन द ग्रुप जाने में जो नीचे के एलिमेंट हैं कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, इनके तो आयनिक होंगे हाइड्राइड, लेकिन जो पहले के दो एलिमेंट हैं जो कि आपके हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनके जो हाइड्राइड हैं वो आपके कोवेलेंट और पॉलीमेरिक होते हैं। तो कोवेलेंट इन द नेचर क्यों होते हैं, क्योंकि इसका जो साइज ऑफ एटम है वो छोटा होता है, और ड्यू टू जो पॉजिटिव जो चार्ज जो वाला एटम है उसका साइज जब छोटा होता है, तो आप जानते हैं कि जो फैजान का नियम होता है, फैजान का नियम, उसके अनुसार ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा जब कैटाइंस का जो साइज है वो छोटा होगा इन कंपेरिजन टू एनायन, ठीक है। तो ये होता है, और साथ के साथ ये पॉलीमेरिक होता है। पॉलीमेरिक कैसे होता है अभी देखते हैं, यहाँ पर देखिए, BeH2n present an interesting spectral structural phenomena। B is bonded to 4 hydrogen atom and the H यानी कि हाइड्रोजन एटम appear to forming 2 bonds। since B has 2 valence electrons and H only one, it apparent that there is not enough electron to form usual electron pair bonds which two electrons are shared between two atoms। Instead of these, 3 center bonds are formed, which is called a banana shaped bond। Molecular orbital covers the atoms BeH dot B and contain 2 electrons। This is example of cluster compound where by cluster each atom share its electron with several neighbors and receive a share of दियर इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली ये जो BeH2 है दोस्तों, इस टाइप के जितने भी कंपाउंड हो गए ये सिंगल नहीं रहते हैं, ये आपके इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेरिलियम है यहाँ पर एक पॉलीमर की फॉर्म में जुड़ा हुआ है। अब बेरिलियम जो है उसकी आउटर मोस्ट जो सेल है उसके अंदर तो 2s के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इसकी तो वैलेंसी ही 2 है। अब यहाँ पर हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, ये 2s में आपके यहाँ पर देख लीजिए इसको, ये 2s है, इसके अंदर आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और उसके बाद जो है 2p होगा, ये खाली है। लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट होगी दोस्तों उसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, तो इस वजह से ये इस तरीके से अब यहाँ पर सॉरी, ये तो रहेगा ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और उसके अलावा हमारे पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल हो गए। इस तरीके से ये जो 2 वैकेंट ऑर्बिटल है ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसी वजह से देखिए आप, ये जो बेरिलियम है उसने 2 तो आपके BH2 के जो बॉन्ड है वो बना दिए, लेकिन उसके अलावा जो 2 ऑर्बिटल हैं ये आके यहाँ पर
जो नेक्स्ट वाला बेरिलियम होगा उसके दो हाइड्रोजन से जुड़ेंगे। इस तरीके से ये अगेन एक चेन बनती जाएगी। जो बेरिलियम है उसके अंदर ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो शेयर हो रखे हैं तीन सेंटर के बीच में। यहाँ पर एक दो तीन सेंटर, दो बॉन्ड है और तीन सेंटर है, इसलिए इसको जो है वो आपका थ्री सेंटर बॉन्ड कहा जाता है। और ये शेप होता है इसका बनाना शेप, ठीक है। तो कुल मिला के ये कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाते हैं। अगर हम BeH2 के सिंगल स्ट्रक्चर देखें तो BeHH2, ये BeH2 हो गया। अब अगर हमें इसको दूसरे BeH2 से जोड़ना है तो कैसे जोड़ सकते हैं? यहाँ पर ये आपका एक H यहाँ पर होगा और ये एक H यहाँ पर होगा, ठीक है, और ये हो गया Be। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, जिसमें कि Be की H2 की बहुत सारी यूनिट जुड़ी हुई है। ऐसे ही होता है, अगर एक यूनिट जुड़ी है तो उसको मोनोमेरिक कहते हैं, दो यूनिट जुड़ी है तो आपका, सॉरी, सिंगल यूनिट जुड़ी है तो मोनोमेरिक होगा, और जब बहुत सारी यूनिट हैं वो जुड़ी हुई हैं तो पॉलीमेरिक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। और ये ऊपर के जो हाइड्रोजन जो है वो जब दो सेंटर, तीन सेंटर के बीच में दो बॉन्ड जो शेयर होते हैं तो उसको आप थ्री सेंटर बॉन्ड कहते हैं और उसे बनाना बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ऐसा हमने आपका डाइबोरेन के अंदर जब हमने एक्सरसाइज बताई थी उसके अंदर भी हमने देखा था, है ना। डाइबोरेन B2H6 का जो स्ट्रक्चर है उसको आपने ध्यान से देखना है। उसके अंदर भी यही चीज हो रही थी कि वहां पर जो बोरोन है उसके अंदर जो वैलेंसी है वो मात्र कितनी है, पांच होती है। बोरोन पांच होता है और उसके अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें तीन ही बच रहा था, लेकिन ये चार बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। तो उसका रीजन जो है उसमें वही है, थ्री सेंटर जो बॉन्ड है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके के कंपाउंड जो है बनाता है आपका बेरिलियम, और इसीलिए ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन, हेलोजन की तरफ रिएक्टिविटी। द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विथ हेलोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स। तो यहाँ पर जो हेलोजन है उनसे ये रेडिली रिएक्ट करेंगे, जैसे कि ये आपका मेटल है और ये आपका हेलोजन्स होते हैं, इनसे रिएक्ट करके MX2 टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि मेटल के आपके हैलाइड फॉर्म करेंगे। यहाँ पर मेटल कुछ भी हो सकता है, इनमें से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और आपके एक्स यानी कि हेलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एसिड, एसिड की तरफ रिएक्टिविटी। द मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड लिबरेट H2। तो एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है मेटल तो ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन गैस है उसको लिबरेट करेगा। ऑल दो बेरिलियम रिएक्ट स्लोली, तो बेरिलियम काफी स्लोली रिएक्ट करता है। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि कैसे जो है जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, साथ ही साथ MgCl2 यानी कि मेटल का जो है आपके हैलाइड फॉर्म होगा। अब चूंकि बी क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, इसलिए वो आपके बेस से भी रिएक्ट करेगा। बी इज एम्फोटेरिक एज इट रिएक्ट विद NaOH एंड गिविंग H2 एंड सोडियम बेरिलेट। तो इस तरीके से ये आपके जब इसको हम एक बेस यानी कि NaH2OH से रिएक्ट कराएंगे और वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो ये एक बनाएगा कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको सोडियम बेरिलेट कहते हैं, या सोडियम आपका टेट्रा हाइड्रोक्सी बेरिलेट इसको कहा जा सकता है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और साथ के साथ आपके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो ये आपके एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट कर सकता है, बेरिलियम की बात हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स कार्बन, कार्बन की तरफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे। ग्रुप टू मेटल्स टिपिकली फॉर्म आयनिक कार्बाइड ऑफ फॉर्मूला MC2। तो MC2 टाइप जो इसका फॉर्मूला होता है, आयनिक जो कार्बाइड है वो फॉर्म करते हैं विद कार्बन। द मेटल्स MgCa, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम form carbide of formula MC2 either when the metal is heated with carbon in a electric furnace and when their oxides are heated with carbon। CaC2 यानी कि कैल्शियम के कार्बाइड जो है मेड इन दिस वे इन अ ग्रे कलर्ड सॉलिड। तो बेसिकली फर्नेस में जब इसको
ऑक्सीजन के साथ सॉरी कार्बन के साथ ट्रीट किया जाता है इन एलिमेंट्स को काफी, क्योंकि फर्नेस में इसलिए क्योंकि ये इतना ज्यादा टेम्परेचर वहां पर मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम है, कार्बन के साथ जब इस तरीके से इसको ट्रीट किया गया तो ये कैल्शियम कार्बाइड में चेंज हो गया। उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड को जो है कार्बन के साथ जब ट्रीट किया गया 2000 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये कार्बाइड में चेंज हो गया। ठीक है, सो बेसिकली ये ग्रे कलर के जो सॉलिड जो है वो फॉर्म करते हैं, और इसका बहुत ज्यादा यूज इंडस्ट्रियल एरिया में या आपके कंस्ट्रक्शन जो एक कंपनी मतलब जो फील्ड होता है उसके अंदर किया जाता है। ऑन हीटिंग MgCl2 चेंज इनटू Mg2C3। ठीक है, तो ये Mg2C3 के अंदर चेंज होता है फर्दर हीटिंग करने के बाद। तो ये था कार्बन के साथ रिएक्शन। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट। द alkaline earth elements all burn in dinitrogen and form ionic nitride M3N2। तो अभी हमने पहले भी बात की थी कि M3N2 टाइप के जो नाइट्राइड हैं ये बनाएंगे, जबकि जो ग्रुप 1 मेटल है वो M3N टाइप के जो है नाइट्राइड फॉर्म कर रहे थे। वाइल ग्रुप 1 एटम हैज Li3 इज ओनली नाइट्राइड फॉर्म। सो इस तरीके से हमने लिथियम का नाइट्राइड देखा था ग्रुप 1 के अंदर। ये कुछ इस तरीके से बनेंगे ग्रुप 2 के अंदर, कैल्शियम फिर आपका नाइट्रोजन और कैल्शियम Ca3N2। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन बनेंगे, डाई नाइट्राइड बनेंगे सॉरी। ऑल नाइट्राइड्स आर crystalline solids which decompose on heating and react with water, liberating ammonia forming either the metal oxide or hydroxide। तो बेसिकली ये जो नाइट्राइड जो है डाइनाइट्राइड फॉर्म हुआ है, ये फर्दर जब वाटर से हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो यह हाइड्रोक्साइड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना और साथ के साथ अमोनिया गैस जो है रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके अंदर देखी जाती है अमोनिया के साथ रिएक्ट कराने में, नाइट्राइड फॉर्म होने में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूस करने का जो क्षमता है वो देखते हैं। लाइक एल्कली मेटल्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑल्सो शो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो इसके अंदर भी रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी है वो काफी स्ट्रॉन्ग होगी। हाउएवर दे आर वीकर। तो बेसिकली काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है सारे, लेकिन ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रुप से कम ही जो है स्ट्रॉन्ग होंगी, क्योंकि वहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। reducing agent as compared to alkali metals because there are higher ionization enthalpy and less negative value of electrode potential। तो यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है वो ग्रुप 1 जो है ऑब्वियसली उसकी जो है हाइयर आयनाइजेशन एंथैल्पी है ग्रुप 1 के इन कंपैरिजन में, और साथ के साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है। एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़ दें क्योंकि बेरिलियम आपका हमेशा एक्सेप्शन में रहेगा। Others element are strongly tendency to lose two valence shell electrons from M2 positive ions, and the reducing property increase as we move down the group from beryllium to barium as ionization enthalpy decrease। तो ऊपर से नीचे जाने में अगेन हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने में साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है उसका मान डिक्रीज होगा, क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ जाएगा तुरंत इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो इंक्रीज होगा और उसको निकलना आसान हो जाएगा। इस वजह से आपका जो रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। और ऑब्वियसली जो है इनकी सबकी जो है दो जो डाइवेलेंट दो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी है अगर हम बेरिलियम को छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि उसका साइज का अंतर पड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ बातें हैं। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। All metals dissolved in liquid ammonia dilute solutions are bright blue in color due to the spectrum form solvated electrons। तो यहाँ पर ये diluted solution ब्लू ब्राइट कलर का जो है वो फॉर्म करेगा इन लिक्विड अमोनिया में। यहाँ पर ये देख सकते हैं मेटल है, ये लिक्विड अमोनिया है कि x प्लस वाई मतलब कोई अमाउंट लिया है, और ये आपके आयनिक कंपाउंड्स की एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरीके से फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कलर्ड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ब्राइट ब्लू इन द कलर होते हैं। नेक्स्ट देखिए ग्रुप 2 मेटल इवेपोरेशन ऑफ एमोनिया गिव्स हेक्साएमाइड्स ऑफ मेटल्स, दे स्लोली डिकम्पोज टू गिव एमाइड्स। तो
अगेन ये जो ग्रुप टू मेटल्स हैं इवोपोरेशन के बाद ये हेक्सा एमोनाइट्स टाइप के कंपाउंड देंगे मेटल्स, जैसे ये है आपका मेटल हेक्सा एमोनेट्स टाइप का जो मेटल है वो फॉर्म हुआ है, और वो फर्दर डिकम्पोज होके एमाइड बनाएगा, और साथ के साथ अमोनिया और जो हाइड्रोजन गैस है उसको लिबरेट करेगा। नेक्स्ट देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली जो अर्थ मेटल है उनकी जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की। ऑल द एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप बर्न इन O2 टू फॉर्म ऑक्साइड MO। तो जितने भी एलिमेंट हैं वो आसानी से ऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे। MO टाइप की जो ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, वो फॉर्म करेंगे। द ऑक्साइड आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट, नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोक्साइड। तो इनका जो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा उससे बनेंगे ऑक्साइड। यहाँ पर देख सकते हैं ये कैल्शियम का कार्बोनेट है, कार्बोनेट से बनते हैं, नाइट्रेट से बनते हैं, हाइड्रोक्साइड से बनते हैं। तो ये हीट करने पर आपके की कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर चेंज हो गया, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो गया। जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसी को हम क्विक लाइम यानी कि चूना जो है उसके नाम से जानते हैं, आप जानते हैं क्विक लाइम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जो बेरिलियम है, अगेन उसका जो ऑक्साइड बनेगा वो अदर्स जो ऑक्साइड होगा उनसे अलग होगा, क्योंकि ये क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, बट डिजोल्व इन एसिड टू गिव सॉल्ट, एंड इन एल्कली टू गिव बेरिलेट्स विच ऑन स्ट्रांगली प्रिसिपिटेट एज अ हाइड्रोक्साइड। सो बेरिलियम जो ऑक्साइड है वो एक एम्फोटेरिक इन द नेचर होता है, हम पहले बात कर चुके हैं। इस वजह से अगर हम इसका जो देखें, बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है वो जब हम उसको एसिड से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये कुछ इस टाइप का जो है साल्ट जो है वो फॉर्म होगा। और अगेन जो है इसका अगर हम एक किसी सिंगल बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बीई हेक्सा, सॉरी जो टेट हाँ टेट्रा हाइड्रोक्सी जो है आयन जो है वो फॉर्म होगा। बेसिकली ये बेरिलेट जो है वो सॉल्ट जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये एक प्रिसिपिटेट बनेगा। प्रिसिपिटेट मतलब ये नीचे बैठने वाला जो एलिमेंट होता है रिएक्शन के अंदर वो बन जाएगा। CaO यानी कि कैल्शियम जो का जो ऑक्साइड है रिएक्ट वेरी रेडिली विद वाटर, इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ हीट एंड फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक्ट लाइम। तो हम जानते हैं कि जो ये आपका कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, ये जब हम इसको वाटर मिलाते हैं इसके अंदर, तो ये यहाँ पर बहुत सारी हीट को प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। यानी कि आपने देखा होगा इसको कि जब हम चूने के पानी में जो नॉर्मल चूना होता है, कच्चा चूना, उसके अंदर पानी मिलाते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करने के साथ इस प्रकार से चेंज आता है। तो ये आपका स्लेक्ट लाइम कहलाता है। स्लेक्ट लाइम यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो इस तरीके से ये कुछ खास रिएक्शन है ये शो करता है इसके जो ऑक्साइड हैं वो वाटर से रिएक्ट करने के बाद। नेक्स्ट देखिए, साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड यानी कि कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। सबसे पहले बात करेंगे सल्फेट की। द solubility of sulfates in water decrease down the group as हम we go beryllium to बेरियम। तो डाउन द ग्रुप जाने में ये सॉल्युबिलिटी जो है वो सल्फेट्स की डिक्रीज होती है। दस बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट आर सॉल्युबल, बट कैल्शियम सल्फेट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। यहाँ जो ऊपर के दो एलिमेंट है, बेरिलियम का जो सल्फेट बनेगा और मैग्नीशियम का बनेगा, ये दोनों तो आसानी से सॉल्युबल हैं। लेकिन जब हम नीचे और बढ़ते जाएंगे कैल्शियम की तरफ, तो कैल्शियम का स्पेरिंगली सॉल्युबल है। वाइल और नीचे जाएंगे सल्फेट ऑफ स्ट्रोंशियम बेरियम की बात करेंगे या रेडियम की बात करेंगे, ये आपके वर्चुअली इनसॉल्युबल। तो ये इनसॉल्युबल हो जाएंगे क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने में सॉल्युबिलिटी जो है वो सल्फेट्स की डिक्रीज होगी। दीज सल्फेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड गिविंग ऑक्साइड। तो अगेन जब हम हीट करेंगे तो ये ऑक्साइड के अंदर चेंज होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हीटिंग द सल्फेट विद कार्बन रिड्यूसेस देम टू सल्फाइड्स। यहाँ पर देखिए ये बेरियम का सल्फेट है, जब हमने इसको कार्बन के साथ रिड्यूस करवाया तो ये सल्फेट के अंदर चेंज हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करेगा। ठीक है, तो सल्फेट्स चेंज टू सल्फाइड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हमने बात कर दी आपके सल्फाइड की, ठीक है, सल्फेट्स की।
अब हम बात करेंगे कार्बोनेट्स की, क्योंकि हम सारे के सारे ऑक्सो सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, कार्बोनेट्स की बात करेंगे। द कार्बोनेट्स आर ऑल रादर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स डिक्रीज विद इंक्रीज साइज ऑफ M2 पॉजिटिव आयंस, और जैसे जैसे नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा और वैसे वैसे इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। द कार्बोनेट्स आर ऑल आयनिक बट बेरिलियम ऑक्साइड इज अनयूजुअल बिकॉज ऑफ इट कंटेन हाइड्रेटेड आयंस BeH2O4 2 पॉजिटिव रादर देन द Be2 पॉजिटिव। तो इसके अंदर अनयूजुअल जो बेरिलियम का ऑक्साइड है ये अनयूजुअल बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेटेड आयंस प्रेजेंट होते हैं कुछ इस टाइप के, ना कि Be2 पॉजिटिव टाइप के आयंस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इसी कारण से ये अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है। द इंक्रीज इन द बेसिक स्ट्रेंथ इज इलिस्ट्रेटेड बाय द टेम्परेचर एट विच कार्बोनेट्स डिकम्पोज। तो जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ जो है आपकी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ आपका टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा इनको डिकम्पोज करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बेरिलियम के कार्बोनेट की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर डिकम्पोज होगा, और वैसे मैग्नीशियम पे जाएंगे तो 540 पे होगा। इस तरीके से हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो भी इंक्रीज होता जाएगा डाउन द ग्रुप फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रेट्स की। तो नाइट्रेट्स ऑफ द मेटल्स कैन ऑल बी प्रिपेयर्ड इन सॉल्यूशन एंड कैन बी क्रिस्टलाइज्ड as hydrated salt by the reaction of HNO3 with carbonates, oxide and hydroxide. Anhydrous anhydrous nitrates can be prepared using liquid nitrogen tetraoxide and ethyl acetate। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो बेरिलियम जो है उसका हम क्लोराइड की बात करें, वो हम जब इसको डाई नाइट्रोजन N2O4 से रिएक्ट कराएंगे तो ये इस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा, और बेरिलियम नाइट्राइड है ये। ठीक है, और अगेन 50 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करने पर, वार्म करने पर इस ये जो कॉम्प्लेक्स है वो केवल BeNO3 2 टाइप का कंपाउंड इसके अंदर बच जाएगा। ये जो 2N2O4 है ये इससे रिमूव हो जाएगा, और अगेन हीट करने के ऊपर ये इस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा Be4ONO3 6। ठीक है, तो ये जो इस तरीके के रिएक्शन शो करेगा ये आपका नाइट्रेट जो है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, ये नाइट्रेट है, बेरिलियम का आपका नाइट्रेट है यहाँ पर फॉर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये है नेक्स्ट आपके पास कि एनोनिमस जो बिहेवियर है वो बेरिलियम का क्यों शो होता है। यहाँ पर हमने देखा कि जो बेरिलियम है वो बाकी जो एटम्स है उनसे थोड़ा अलग बिहेवियर शो कर रहा है। बेरिलियम इज डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ ग्रुप फॉर 3 रीजंस। पहला है आपके पास इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, सो फेजांस रूल स्टेटेड दैट स्मॉल हाईली चार्ज आयन टेंड्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। सो अदर जो कंपाउंड हैं दोस्तों वो आपके आयनिक इन नेचर होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंपाउंड। जो बेरिलियम है उसका साइज स्मॉल होने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि बेरिलियम पॉजिटिव चार्ज वाला जो एटम है वो बनाएगा, और अगर उसका साइज स्मॉल होगा तो फेजांस रूल के अंतर्गत वो क्या आ जाएगा, कोवेलेंट जो है बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसलिए ये थोड़ा अलग नेचर हो जाएगा। सेकंड, बेरिलियम हैज कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो और एटम्स के कंपेयर में ज्यादा है। सो व्हेन बेरिलियम रिएक्ट्स विद अनदर एटम द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेल्डम लार्ज विच अगेन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो जब दोनों के बीच में जो दो एलिमेंट्स बन रहे हैं उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू अदर एटम्स, तो ये फेवर करेगा अगेन कोवेलेंट कंपाउंड्स को। जबकि जो बाकी कंपाउंड है उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप उतना ज्यादा नहीं है, तो वो फेवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगेन ये हो गया रीजन। सेकेंड आपके पास थर्ड रीजन है, जो बेरिलियम है कैन फॉर्म अ मैक्सिमम ऑफ 4 कोवेलेंशनल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो यहाँ पर अगर हम बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में देखें, द लेटर एलिमेंट कैन हैव मोर देन 8 आउटर इलेक्ट्रॉन्स
and may attains coordination number 6 using sulfur, phosphorus and sp(d) ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। तो बेसिकली इसमें बात हो रही है कि जो आपका बेरिलियम है उसका, क्योंकि वो मैक्सिमम 4 ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है। लेकिन उसके जो बाद के एलिमेंट है डाउन द ग्रुप जाएंगे हम जब, तो उनकी जो 8 आउटर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक वो शो कर पा रहे हैं। और क्योंकि उनके sp और d ये ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि बेरिलियम में तो ये ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये बाकी लोगों से जो है वो उतना ज्यादा जो है कंपाउंड नहीं बनाएगा जितना बाकी एलिमेंट्स शो करेंगे, क्योंकि इसका लेस इन द साइज है, और लेस इन द साइज होने के कारण से कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 4 ही हो सकता है, तो कॉम्प्लेक्स भी कम ही बनाएगा। नेक्स्ट देखिए, बेरिलियम साल्ट are acidic when dissolved in pure water because the hydrated ion hydrolyze producing H3O positive ion। तो यहाँ पर जो बेरिलियम का ये साल्ट है, जब हम इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं दोस्तों, तो ये बेरिलियम को हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और साथ के साथ जो हाइड्रोनियम आयन है इनको फॉर्म करेगा। अगर हम ग्रुप 2 के बाकी मेटल्स की बात करें, द अदर ग्रुप 2 सॉल्ट्स do not interact so strongly with water and do not hydrolyze properly। तो जितना स्ट्रांगली इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया है इसके साल्ट ने, उतने ग्रुप 2 की अदर जो सॉल्ट्स हैं वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोनियम जो आयन है उसको फॉर्म करेगा, आसानी से हाइड्रोलाइज हो गया। अदर जो एलिमेंट्स है वो इस तरीके से बिहेवियर शो नहीं करते हैं। तो ये एक रीजन हो गया। तो इस तरीके से ये हमने इसका कुछ अनयूजुअल बिहेवियर देखा। और बाकी आप एक चीज और याद रखना कि जो बेरिलियम होगा उसका अपने जो डायगोनल पे एलिमेंट है एल्युमिनियम, इसके साथ भी कुछ रिलेशन होता है जिसको हम डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर बार बार इसको नहीं लिखा है, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करें, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम की बात करें, जिसमें सबसे पहले आता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। कैसे बनता है दोस्तों? कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है, यानी कि जो मेटल का कार्बोनेट होगा उसको हीट करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर चेंज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अगर हम और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हायर टेम्परेचर पे बात करें 1270 लगभग केल्विन पे, जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो आसानी से रिएक्ट कर जाता है आपका सिलिका ऑक्साइड से प्रेजेंट एज अ इम्प्योरिटी टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट। तो इस तरीके से जो ये इम्प्योरिटी होती है वो आपका सिलिका ऑक्साइड की फॉर्म में होती है, जिनको ये आसानी से अपने साथ लेके कैल्शियम सिलिका ऑक्साइड बना लेता है, और ये एज ए स्लैग जो है आपका अलग हो जाता है। तो ये इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है दोस्तों कई रिएक्शन के अंदर। यूजेस की बात करें अगर हम, तो ये स्टील मेकिंग में यूज होता है टू रिमूव फॉस्फेट एंड सिलिकेट्स फ्रॉम स्लैग, जो हमने बात की। बाय मिक्सिंग विद SiO2 एंड क्ले टू मेक सीमेंट, तो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है क्ले के लिए। फॉर मेकिंग ग्लास, तो ग्लास के निर्माण के लिए यूज होता है। इन लाइम सोडा जो प्रोसेस होती है उसके अंदर यूज होता है। फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर को जो है सॉफ्ट बनाने के काम भी आता है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका सेकंड जो कंपाउंड है आपका इंपॉर्टेंट, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैग लाइम के नाम से जाना जाता है। तो हमने पहले भी बात की कि नॉर्मल जो आपका लाइम होता है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये स्लैग लाइम के अंदर चेंज होता है। अगेन कैल्शियम का जो क्लोराइड होता है, जब हम इसको हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर फॉर्म होगा और NaCl फॉर्म होगा। तो इस तरीके से ये दो तरीके हैं जिससे इस के जो हाइड्रोक्साइड है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम है उसको फॉर्मेशन उसका किया जा सकता है। अगर हम यूजेस की बात करें तो ये इंडिग्रेडेंट इन द व्हाइट वॉश में यूज होता है। मेकिंग मोटार इन द बिल्डिंग मटेरियल में जो मोटार बनता है उसमें यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग और ब्लीचिंग पाउडर उसमें यूज होता है। एंड ग्लास जो मेकिंग इंडस्ट्री है उसमें यूज होता है। तीसरा हमारे पास जो कैल्शियम का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। कैसे बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने का कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म हो जाता है। यूजेस की बात करें तो वाइडली यूज इन अ बिल्डिंग मटेरियल, इन कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। इन पेंट्स, सीलेंट्स एंड एडहेसिव्स जो है उसमें यूज होता है। एज ए एंटी एसिड यानी एंटी एसिड की तरह यूज होता है। ये इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। फिर आपके पास है कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है।
तो कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये एक जिप्सम, ये हमारे पास एक और है जिप्सम। इसको जब हम 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये चेंज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये कैल्शियम सल्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा, और जब हम इसको 1100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फ SO3 के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रकार के रिएक्शन करते हैं। और बेसिकली जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये क्यों यूज होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड फॉर plastering walls and also make plaster cost cost for a variety of purposes, industries, sculpture, and in hospital to increase limbs so that broken bones are set straight। तो बेसिकली इसका बहुत वेराइटी ऑफ यूजेस है। एक तो इसका इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज है, उसके अंदर जो, उसके अलावा आपने हॉस्पिटल के अंदर देखा ही होगा कि किस प्रकार से जो लिम्स होती हैं जब वो ब्रोकन बोन होती हैं उनको जोड़ने के लिए, उनको स्ट्रेट रखने के लिए ये काम आता है। और ये सीमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, तो ये इसके कुछ यूज हो गए। तो यही इसके प्रमुख कंपाउंड है दोस्तों, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स यही था एल्कली अर्थ मेटल। इसके अंदर जितनी भी बातें थी वो सारे के सारे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए। तो इस वीडियो के अंदर इतना काफ़ी है, और जल्दी आपके बीच में, मैं आपके बीच में एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।